दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड परीक्षा, टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन C.D. बर्न्स का है, जो कहते हैं कि सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, लेकिन श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो उत्तर है मैकफर्सन। दोस्तों, मैकफर्सन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप जानते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में जो संसदात्मक सरकार होती है उसको उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, और संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधानमंडल या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखिएगा, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो दोस्तों, संवैधानिक शासन को सीमित शासन भी कहा जाता है। ऐसा शासन जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो, विधि का शासन जिसमें हो, नागरिक अधिकारों की गारंटी हो, और सीमित शासन जो हो, यानी ऐसा शासन जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो, विधि का शासन हो, नागरिक अधिकारों की गारंटी जिसमें हो, और जो शासन सीमित हो उसे संवैधानिक सरकार या संवैधानिक शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में संविधान एकात्मक है? तो दोस्तों, एकात्मक संविधान जो है ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में एकात्मक संविधान की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, देखिए, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? संघीय संविधान या फिर कहा जाए कि संघीय शासन की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? दोस्तों, संघीय शासन की जो विशेषताएं हैं, लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान यानी लिखित और कठोर संविधान, केंद्र और संवैधानिक इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा या विभाजन, द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल और स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका, ये संघीय शासन की सामान्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघात्मक राज्यों में किसमें संघांतरित इकाइयों में संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? तो दोस्तों, भारत में एक प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था है, और देखा जाए तो यहाँ पे जो संघांतरित इकाइयाँ हैं, जो संघ के अंतर्गत इकाइयाँ हैं, जैसे हमारे राज्य हैं, उसमें संघीय विधायिका के उच्च सदन यानी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये भारत में ऐसी व्यवस्था है। जबकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य जो है चुने जाते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। उच्च सदन में यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत क्या है? तो सही उत्तर है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण क्या है? दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण ये है कि ये कार्यकारिणी की स्थिरता को सुनिश्चित करती है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है उसके भंग होने का या जो सरकार है उसके भंग होने का खतरा बना रहता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद या अंतर करने का मूल आधार क्या है?
तो सही उत्तर है विधायिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध। दोस्तों, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर मुख्य अंतर किया जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है दोस्तों, सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना किसने यह संविधान का कार्य बताया है। यानी संविधान का कार्य सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों C.F. स्ट्रांग का। C.F. स्ट्रांग एक राजनीतिक विचारक हैं जो कहते हैं कि संविधान का कार्य सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना है। अगला प्रश्न एक कथन ही है, संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों जेलीनेक का कथन है जो कहते हैं कि संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं, ये कथन किसका है? तो एकात्मक राज्य की विशेषताओं से संबंधित ये कथन दोस्तों हरमन फाइनर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल रखना है। तो संघात्मक सरकार की ये परिभाषा A.V. डायसी ने दी है। डायसी का कहना है दोस्तों, देखिए, डायसी का कहना है कि संघात्मक सरकार या संघात्मक राज्य ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य किन किन चीज़ों की? राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में मेल रखना है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है, ये किसने कहा है? तो ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है जो कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व क्या है, यानी संसदीय शासन प्रणाली का मूल आधार क्या है? तो ये है कार्यपालिका और विधायिका का परस्पर संबंध। दोस्तों, कार्यपालिका और विधायिका परस्पर अंतर संबंधित होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि बहुमत की राजनीति की प्रगति पर अल्पमत को वीटो यानी निषेधाधिकार करने का अधिकार दिया जा सकता है? देखिए, बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वीटो यानी निषेधाधिकार करने का अधिकार दिया जा सकता है, ये कथन एटली का है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं एटली, जिनका कथन है कि बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वीटो करने का अधिकार दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? दोस्तों, संवैधानिक शासन का अर्थ होता है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतांत्रिक सरकार जहां पर लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी हो, ऐसे शासन को संवैधानिक या सीमित शासन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है? आप जानते हैं C.F. स्ट्रांग। दोस्तों, C.F. स्ट्रांग का कथन है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है। अगला प्रश्न, संविधान के प्रकार लिखित और अलिखित के बारे में जो ये कथन है कि लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं, ये किसका अभिमत था? तो ये कथन दोस्तों गार्नर का है जो कहते हैं कि लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक प्रश्न फिर से वही पूछा गया है कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं, ये हरमन फाइनर का कथन है। और देखिए, भारत के संबंध में ये प्रश्न है कि किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य या सह राज्य का दर्जा दिया गया था? तो
तो ये है दोस्तों सिक्किम। आपके लिए एक प्रश्न है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संयुक्त राज्य या सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये दो प्रश्न हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण ये है कि ये कार्यपालिका की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है देखिए, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये है विधायिका और कार्यपालिका का परस्पर संबंध संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विचारक जो है संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था। तो सही उत्तर है J.S. मिल। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल संपूर्ण वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोधी था, और उसका कहना था कि शिक्षित और धनी व्यक्तियों के मतों का मूल्य जो है सामान्य व्यक्तियों या गरीब जनता, अशिक्षित जनता से अधिक होना चाहिए। उसने भारित या बहुल मतदान का समर्थन किया था, संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोध किया था। तो दोस्तों J.S. मिल सार्वभौमिक या संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती और फलती फूलती है। ये कथन किसका है। तो ये रैमजे म्योर का कथन है, जो कहते हैं कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है या फलती फूलती है। एकात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य गुण क्या है। दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्र होता है वो सर्वशक्तिशाली होता है। तो ये महत्वपूर्ण गुण है एकात्मक शासन व्यवस्था का कि केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सही क्या है। तो यहाँ पर सही ये है कि मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है चीज़ें आवश्यक हैं। दोस्तों किसी संघ की सफलता के लिए भौगोलिक संलग्नता, समुचित संसाधन और हितों की समानता महत्वपूर्ण तत्वों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो आप जानते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, अध्यक्षात्मक शासन की नहीं, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था थी। तो सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार दोस्तों सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, और इस सिद्धांत पर जो है महत्वपूर्ण वक्तव्य मॉन्टेस्क्यू का है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय, अंतर संबंध या एकीकरण, ये संसदीय शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन राजनीति विज्ञान से संबंधित राजनीति विज्ञान और अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।